कहा जाता रहा कि शहादत बढ़ गई है। इंतजामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं? इस्तीफा दे, घर जाएं। पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। इनके कद बड़े नहीं हुए, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आज हमें ये सबक दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। वजीर आजम से लेके उनके सारे ओहदेदार जब भी कोई हादसा होता है तो विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। सियासत से पहले ये इंसानियत सीखे, ये विक्टिम ब्लेमिंग बंद करे, अवाम के साथ ये जुल्म बंद करे। अस्सलाम वालेकुम, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, सानिहा मरी के बाद आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं ने इस दिलखराश वाक़े पर इजहार अफसोस किया। अपोजिशन ने हस्बे रिवायत हुकूमत पर तनकीद की, जबकि हुकूमत ने हस्बे रिवायत अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। एक और सानिहा, एक बार फिर कौमी ऐवान में शोर शराबा, नारेबाजी, सियासी तकरीरें और खोखले दावे और वादे। लेकिन हकीकत यह है कि अवाम कभी एक सानहे तो कभी दूसरे वाक़े में अपने प्यारों के बिछड़ने पर आंसू बहाती रहेगी। हुक्मरान आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन जो मासूम इन हुक्मरानों की गफलत, नाअहली और हठधर्मी के नतीजे में अपनी जान से गए, वो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या एक दूसरे पर सियासी इल्जाम तराशी से इस नुकसान की कभी तलाफी हो पाएगी? क्या कभी इन हादसात और वाकयात में मारे जाने वालों को इंसाफ मिल पाएगा? मरी में जो लोग जाँ बहक हुए, उनका कातिल आखिर कौन है? क्या किसी कसूरवार को कभी सजा मिल पाएगी? अगर किसी ने अपनी जिम्मेदारी में कोताही की है तो क्या उस कोताही पर उसे करार वाकई सजा मिल पाएगी? ये तमाम सवालात और इन सिलसिलावार मामलात पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गोहर बलोच साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन। इन्हीं तमाम मामलात पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सानिहा मरी ने इस पूरे मुआशरे को हिला कर रख दिया है। बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो गईं, बहुत से लोग ज़लीलो ख्वार हुए, लेकिन चंद दिन बाद सड़कें तो खुल गईं, रास्ते भी बहाल हो गए, लोग भी अपने घरों को वापस आ गए, लेकिन जो लोग इस दुनिया से चले गए वो तो वापस नहीं आ सके। गुफ्तगू का आगाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब से कर लेता हूँ। चीमा साहब, सिर्फ मुझे इतना बता दें आप, ये जो लोग मरे हैं इनका कातिल कौन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, ज़िम्मेदारी और चीज़ है, कातिल और चीज़ है। ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हार्ड वर्ड बोल रहे हैं आप। डेफिनेटली पहली बात तो कि बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत बड़ा सान्या है। सो मैं समझता हूँ कि इसमें जिन लोगों का कसूर है उनको इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मिलेगी। दूसरी बात है कि फर्दर लर्निंग क्या है वो मतलब होनी चाहिए। अगर किसी की गफलत से कोई बंदा मर जाए तो वो कत्ल नहीं होता आपके ख्याल में? देखें, मतलब गफलत जो है ये कत्ल भर नहीं होता, वो गफलत से मरने वाला जो है उसमें कसूर होता है, उसमें 302 उसमें माफ़ी की गुंजाइश होती है आपके ख्याल में? नहीं, ये बात आप तंजिया गुफ्तगू न करें, आप सवाल करें। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम तंजिया गुफ्तगू के लिए नहीं बैठे, हम आपके सर तंजिया की बात नहीं है। 23 लोग मर गए हैं, कीमती जाने हैं। सर मैं सवाल का जवाब ही दूंगा। मैं तंजिया गुफ्तगू का जवाब नहीं दूंगा, मैं सवाल का जवाब दूंगा। सिंपल सर, मेरी ड्यूटी ये है कि मैं सवाल का जवाब दूं। मैं कटहरे में हूं, मैं जवाबदेह हूं, हम गवर्नमेंट हैं, लेकिन हम तंजिया गुफ्तगू का जवाब नहीं देंगे, ठीक है? हम गाली नहीं खाएंगे, ठीक है? सो बेसिक जो बात है कि देखें, दो चीज़ें आप पहले ज़हन में रखें। एक ये है कि स्काई बस्ट हुआ। स्काई बस्ट का मतलब कि 2 रिपोर्टें आ रही हैं, 4 फुट से लेकर 7 फुट बर्फ़, ठीक है? स्काई बस्ट दुनिया के महज़ब से महज़ब इलाके में भी हुआ है। अगर अमेरिका में हुआ है, अगर जापान में हुआ है, अगर यूरोप में हुआ है तो उसका लास्ट ज़रूर हुआ है, आज भी होता है। वहाँ सिक्योरिटी के इंतज़ामात बेहतर हैं, वहाँ स्टेट ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ महकमे बेहतर हैं, मशीनरी बेहतर है, प्रेडिक्शन बेहतर है। सारा कुछ होने के बावजूद जहाँ जहाँ दुनिया में स्काई बस्ट हुआ है वहाँ नुकसान हुआ है। दूसरी बात यह है, इन्फ्लक्स जो था लोगों का
1,62,000 गाड़ी गई है 5 दिन में, वापस शायद 25,000 आई हो। हिल टॉप अगर देखें तो हिल टॉप में गुंजाइश थोड़ी है, मैं समझता। और फिर जो इस वक्त तक मुल्क में देखें 74 साल हो गए, 74 साल में 3.5 साल हमारे हैं। 74 साल में आज भी किसी भी शहर में होटल रूम्स कितने हैं नहीं पता लोगों को। दुनिया में जहाँ जहाँ भी टूरिज़्म है, होटल रूम्स कितने हैं, अकोमोडेशन कितनी है, हर चीज़ रजिस्टर्ड होती है, अनडॉक्यूमेंटेड नहीं होती। हमारे यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी, ग्रे इकानमी उसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली लोग घरों में भी ठहराते हैं, लोग हवेलियों में भी ठहराते हैं, लोग ठहरते भी हैं, सड़कों में भी रहते हैं, ढाबों में भी रहते हैं। सो यहाँ पे आप कह लें कि सही मेजर करना कि कितने लोगों की गुंजाइश है, ये मैं समझता हूँ कि आप कह लें नहीं किया गया, कभी भी नहीं किया गया। हमारे इसमें 3.5 साल हमारे भी हैं, और इससे पहले जो 5 गवर्नमेंट शहबाज शरीफ ने हटाई हैं, उससे पहले 3 गवर्नमेंट पीपल पार्टी ने हटाई आपने कहा 3.5 साल कुछ जिम्मेदारी समझते हैं? क्यों नहीं है जी? क्यों नहीं है जी? है जी। ये जो लोग मरे, क्यों नहीं है? जलील हुए, आपकी जिम्मेदारी थी? क्यों नहीं है इसमें? मतलब हम देखें, अच्छी बात ये है कि मैं बताऊं सर, इस मुल्क की जियोग्राफी, इस मुल्क की 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जियोग्राफी जो है, उसके अंदर जो रॉन्ग डूइंग होगी, गलत होगा, उसका डिस्क्रेडिट हमें जाता है, जो अच्छा होगा उसका क्रेडिट हमें जाता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पोज ऑफ नहीं होती। सो हमसे आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना और ना पूरी करना उस हिसाब से ज़रूर पूछें, ठीक है। लेकिन हमें सामने अगर बैठा के पंचिंग बैग की तरह डील करेंगे तो वो नहीं होता। ये इसको आसान कर लेते हैं। जिम्मेदारी आपने कबूल की कि आपकी गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली जिम्मेदारी तो आपकी है, इस्तीफा आएगा कोई? अब मैं समझता हूँ इंक्वायरी हो रही है, इसमें क्यों नहीं आएगा? जो इंक्वायरी हो रही है क्यों नहीं आएगा? सो बेसिकली मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये जो पनिशमेंट का बात किसका, इसमें भी इस्तीफा ऊपर से आना चाहिए आपके ख्याल में, या फिर नहीं, जहाँ भी किसी छोटे अफसर को कुर्बानी देके बचा लिया जाएगा? जहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी वही होगा डेफिनेटली, और अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बिल्कुल आप तो रखें, 2 बातों का आप जहन में रखें। एक बात ये कि यू कैन से कि मतलब इन्फ्लक्स बहुत बड़ा था, दूसरा एक स्काई बस्ट हुआ, तीसरा ये है कि वहाँ पे उस लेवल पे जिसे कहते हैं ना एक रिएक्शन जिसे कहते हैं, या ओवरऑल सेंसिटिविटी शायद इससे भी बेहतर हो सकती थी, जो और अगर उससे बेहतर हो सकती थी नहीं हुई या उससे कम हुई है तो उसका डेफिनेटली आप कह लें कि इंसानी जानों का नुकसान भी है। और कुदरती आफत अपनी जगह, आपने कहा कि 5 दिनों में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ वहाँ चली गई, 1,62,000 1,62,000। इन 5 दिनों में वज़ीर आला कहाँ पे थे? और जब ये सानेहा हुआ उस वक्त वज़ीर आला क्या कर रहे थे, और वो कितने घंटों बाद वहाँ पहुँचे? देखें, आप लाहौर में हैं, वज़ीर आला भी लाहौर में होते हैं ज़्यादातर, आप बता दें कहाँ? मैं आपको बताता हूँ सिंपल, क्योंकि हमें पता है 36 घंटे बाद वो वहाँ। मेरा कराची का प्लान था, मेरे बेटे ने बनाया हुआ था, मेरे साथ जाना था उसके, तो PM साहब का मीटिंग आ गई तो मैं मीटिंग्स में चला गया। मैंने भी मरी जाना था, मेरा भी होटल बुक था वहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से मरी गया हुआ था, मेरे बहुत फ़ोन आया कि ये आपका क्या हाल है, तो लोगों को पता था मरी जा रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ 4 बजे आप कह लें कि मैंने जाना था, जब तो पता किया तो मेरे फ़ोन आ गया कि जी यहाँ पे लड़ाई हो रही है, ये जो है क्या नाम है बाराको के पास लड़ाई क्या हो रही है जी कि 30,000 तकरीबन गाड़ी है जो अंदर जाना चाह रही है, और गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, तो वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ना इधर आएँ, ठीक है। मुझे फ़ोन आया, ठीक है, हम वहाँ रह गए, इस्लामाबाद रह गए। सो अब कह लें कि ये जिसे कहते हैं ना यू कैन से, कहने का मतलब कि मैं इस्लामाबाद में था, ठीक है, जिसे कहते हैं टू सम एक्सटेंट विटनेस जी, आई वॉज लाइक ए विटनेस, ठीक है। सो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो कह रहे हैं कि उसी वक्त मतलब यहाँ गाड़ियाँ रोकने से लेके आगे लगातार इंतजामिया एक्टिव रही है। शीमा साहब, बाराको में आपने कहा बड़ा रश है, लड़ाई हो रही थी, रेंजर्स वहाँ पर आ गई थी, और रेंजर्स तब आती हैं जब सूबाई हुकूमत के हाथ से गेम निकल जाती है। तो आप ये फेलियर तस्लीम करते हैं कि आप इनको रोक नहीं पाए? आप मुझे ये बताएं कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो लोगों को पकड़ धकड़ की जाती है, रोड्स बंद कर दी जाती हैं, कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं, तो लोगों की जान बचाने के लिए सब कुछ क्यों नहीं किया गया? सियासी बचत के लिए सब कुछ कर दिया जाता है। मैं कह रहा हूँ कि देखें, ईद पे 26 लाख को 30,000 गाड़ी KP में दाखिल हुई पंजाब से। ईद के एक हफ्ते में 26 लाख गाड़ी दाखिल हुई। हमने 12 टूरिस्ट पॉइंट नए डेवलप किए। हमसे पहले एक मरी का पुराना होता था, 1890 में कहीं डेवलप हुआ, 1890 का लाज भी वहाँ चल रहा है, और दूसरा उसके बाद पतियाटा नवाज शरीफ साहब ने किया। हमने 12 नए पॉइंट डेस्टिनेशन किए, वहाँ पे 26 लाख गाड़ी गई। आप कह लें कि उन इलाकों में जो इशू है वो ये है कि आपकी जब 22 करोड़ की आबादी और मिडिल क्लास यहाँ पे तकरीबन 11 करोड़ हो गई है। लेटेस्ट आप कह लें वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, 11 करोड़ की यहाँ मिडिल क्लास हो गई है, एक मुल्क से बड़ी है। शीमा साहब, ये सब बातें आपके दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ ये बता दें मुझे
کہ ان لوگوں کے لیے آپ نے کیا تو کیا کیا، دنوں میں جو کیا وہ بتا دیں. یہ تو مجھے پتا ہے کہ 74 سالوں میں کیا ہوا. میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. میڈیا لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے. میں نے اور آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. رسپانسبلٹی میں نے پہلے مان لی. میں کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیٹ بھی ساتھ ہونے دیں. صرف اور صرف یہ بنچنگ بیگ نہ بنائے مجھے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایشو ہے یہ نہ پہلی بار تو ہوا. آئندہ بھی جب دیکھیں آپ کے پاس 11 کروڑ کی جب مڈل کلاس ہے تو آپ نے وہاں جانا ہے. لوگ جاتے ہیں 26 لاکھ جب ان گاڑی گئی ہے تو آئندہ کے 26 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ گاڑی نہیں جانی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ کہ آج ہم آئندہ کے لیے بھی بات کر لیں, ایجوکیٹ کر لیں کہ وہاں پہ لوگ جب ایک بندہ چل پڑتا ہے نا, کیا نام ہے, سکھر سے چل پڑا, ریمیر سے چل پڑا کہ میں نے مری جانا ہے, گجرانوالہ سے چل پڑا, اس نے ایسا مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے کہ مطلب آپ کے لیے ایسی فرسٹریشن ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے. وہاں پہ لوگ باقاعدہ لڑ رہے تھے. اب پورا منشیری اگر لڑ رہے ہیں, آپ نے کہا میڈیا اویئرنیس کے لیے ہونا چاہیے. دیکھیں 22 سال آپ نے جدوجہد کی اور میڈیا نے مل کر آپ کو سپورٹ کیا, لوگوں میں اویئرنیس آئی, آپ کی گورنمنٹ بھی آ گئی, ٹھیک ہے. تو یہ نہ آپ کہیں کہ میڈیا نے اس معاملے میں تو اویئرنیس کریٹ کر دی, اس معاملے میں نہیں کی. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس. میں علی گوہر بلوچ صاحب, میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا یہ 23 لوگ کیوں مر گئے. اگر یہ لوگ ان کے پیارے تلاش کرنا شروع ہوں کہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, آخر وہ کس در پہ جائیں گے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ آ گئے اس وجہ سے مر گئے. مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ 23 لوگ مرے ہیں ان کے ذمہ دار بھی یہ خود ہی تھے. پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران, آپ نے بالکل آخر میں صحیح جملہ بولا کہ میں کس کے ہاتھوں پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے نا, یہ معارض وجود بھی دستانوں کے ذریعے ہوئی, اور اب جتنے بھی سانحات ہوئے ہیں ان کے دور میں وہ بھی جو ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ بھی دستانوں والے ہی کر رہے ہیں. اور کسی کے اوپر اگر آپ نے کوئی رسپانسبلٹی پہلے فکس ہوتی ہوئی دیکھی ہے یا ثابت ہوئی ہے تو آپ کو اس مری والے واقعے کی بھی جو ہے وہ مطلب رسپانسبلٹی فکس ہوتی نظر آ جائے گی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں ہزارہ خاندان کا واقعہ ہوا, کوئٹہ میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا. وہاں پر حکومت نے کہا کہ نہیں, جو مقتولین اور شہداء ہیں ان کے ورثہ جو ہیں وہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا سانحہ سائیوال ہوا, وہاں پر آپ کا حکومت کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جو اس گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ مطلب ہے کہ مشکوک لوگ تھے جن کے والدین کو ان کے معصوم بچوں کے سامنے گولیوں سے بھون کے شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد یہاں پر طیارے کا حادثہ آپ نے دیکھا, تو جو اس میں جو لوگ شہید ہوئے اور جو پائلٹ شہید ہوا اس کی ذمہ داری اس پائلٹ پر ڈال دی گئی کہ یہ پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے ہوا. پھر اس کے بعد اور بے شمار اس قسم کے کئی واقعات پاکستان میں ہو چکے ہیں. آپ کو ہر واقعے کی جو نشاندہی ہے وہ صرف دستانوں والوں کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کو کہ وہ فلاں نے کر دی, لیکن یہ دستانوں والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ان کے اوپر کوئی یہ حکومت جو ہے یہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے, اس حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, جب اس حکومت کے خلاف کوئی پولیٹیکل پارٹی پروٹیسٹ کرتی ہے اور احتجاج کے لیے نکلتی ہے ان کی کرپشن کے خلاف, ان کی ہوئی مہنگائی کے خلاف, ان کی گرتی ہوئی معیشت کے خلاف, تو ان کے سینوں میں گولیاں گاڑ دی جاتی ہیں, ان کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے, جو پورا پاکستان کے سامنے یہ تماشا لگایا جاتا ہے, ان کو زخمی کیا جاتا ہے. اور آپ کنٹینرز کی بات کر رہے ہیں, آئے روز ڈی چوک اور پورے اسلام آباد کو کنٹینرز کے ذریعے بند کیا جاتا ہے, لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ آج ٹیچر پروٹیسٹ کرنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں, آج سرکاری ملازمین اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے پروٹیسٹ کرنے پر کیوں آ رہے ہیں. تو جو مری میں گاڑیاں گئیں کیا وہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی؟ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے کہنے پہ نہیں رکے. یہ کون سا جواب ہے؟ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, میاں نواز شریف صاحب کے زیر قیادت حکومت چل رہی تھی, علی گوہر صاحب آپ نے دیکھا حکومتی اراکین تو کہہ رہے ہیں, ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 10 سالوں میں کیا کر لیا تھا. اگر آپ نے کچھ کیا ہوتا تو آج مری کا حال نہ ہوتا. وہ تو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں. ہم نے اس 10 سالوں میں یہ کیا. میں نے یہ دیکھے نا,
ہم نے اس 10 سالوں میں یہ کیا کہ ہم نے مری کا انفراسٹرکچر بہتر کیا، نہ صرف مری کا کیا، سکردو کا کیا، گلگت بلتستان کا کیا، یہاں پر پاکستان میں وہ ٹنلز بنائی، وہ سی پیک پروجیکٹس بنائے جن کے ذریعے لوگ سیاحتی مقامات پر آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ مری کی طرف دیکھیں، مری کی طرف لوگوں کا رش کرنا، گاڑیوں کا جانا، سیاحوں کا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی جاتے رہے ہیں، زیادہ تعداد میں جاتے رہے ہیں، ٹریفک جیم بھی ہوتی رہی ہے، ٹریفک چوک بھی ہوتی رہی ہے، لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ادھر پھنسے اس برف میں، ایک تو اپنا ریکارڈ درست کر لیں۔ میں نے خود موسمیات کی رپورٹ جو ہے وہ پڑھی ہے، اب میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کل پھر پروگرام رکھیں، 17 انچ برف پڑی ہے جس کو یہ 6 اور 7 فٹ بتا رہے ہیں، 6 اور 7 فٹ نہیں پڑی، 17 انچ برف پڑی ہے، اور وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوا۔ وہ لوگ، وہ معصوم بچے پوری رات اللہ مطلب حالات کے تھپیڑوں کے اوپر تڑپتے رہے، وزیر اعظم 40 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر بیٹھا رہا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر، کسی نے ان معصوموں کی آہو بکا نہیں سنی۔ آج آڈیوز وائرل ہو چکی ہیں اس بیچارے پولیس مین کی جو کوسار تھانے کا رہنے والا تھا، جس کا پورا خاندان شہید ہو گیا، وہ آڈیو پر اپنے کولیگز کو میسج دیتا رہا، کوئی پاکستان میں اس کا پرسانے حال نہیں تھا، کوئی پہنچنے والا نہیں تھا۔ یہ میری گزارش سنیں، مرغی اور انڈے صرف میری بات کا جواب دے دیں، مسلم لیگ نون نے کیا کیا؟ ادھر معیشت بہتر ہوئی ہے، 500 روپے میں انڈا مل رہا ہے، 500 روپے میں چائے کا کپ مل رہا ہے، جو 500 روپے میں انڈا تو مل رہا ہے، لیکن عمران ثناء اللہ کو علی گوہر صاحب جواب نہیں دے رہے، جواب نہیں مل رہا۔ آپ کے پاس میں دوبارہ آؤں گا، بیرسٹر عامر حسن صاحب، میں بات پہ جانے بات ہوں، علی صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ بیرسٹر صاحب آپ بتائیے، اب انکوائری ہوگی، کوئی استعفیٰ آئے گا؟ جو آنا چاہیے تھا، جو پہلے بھی اس کا مطالبہ ہوتا رہتا تھا، لیکن کیا اب آئے گا؟ دیکھیں، پنجاب حکومت کا نقطہ آغاز تھا سانحہ ساہیوال، اور آج آپ نے یہ چند دنوں کے اندر مری کا سانحہ دیکھا ہے، اور سب سے یہ 3.5 سال کے اندر جو ایک چیز مشترک ہے وہ ہے نااہلی اور اس کی عروج کے اوپر بے حسی۔ اور اسے جس طرح بھی دیکھیں، مجرم ہیں دو، ایک قائد اعظم سے لے کے پچھلے سارے حکمران وہ مجرم ہے، اور ایک وہ جو مر جاتا ہے وہ مجرم ہے۔ وہ سانحہ ساہیوال میں ہو تو وہ مجرم ہے، وہ ہمیں مجرم لگا ہے، ہم نے گولیاں مار دی۔ تو ہم تو کافی سالوں سے سن رہے ہیں نواز شریف اور زرداری مجرم ہیں، وہ بھی ہیں، وہ تو ایک، وہ تو شامل ہی نہیں کیا۔ جب یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے تو پھر وہ ہو جائیں گے، وہ تو ایک پکے مجرم ہے نا اس حکومت کے نا۔ ہاں، جو 3.5 سال سے حکومت ہے وہ مجرم نہیں ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ جو ہیلی کاپٹر پہ چاہتا تو 15-20 منٹ میں پہنچ سکتا تھا۔ وہ وزیر اعظم جو کہتا تھا کشتی ڈوبنے پہ صدر اور وزیر اعظم ریزائن کرتے ہیں اس کے گھر سے، کیونکہ وہ آفس بھی ہیلی کاپٹر سے جاتے ہیں، 15-20 منٹ کی مسافت پہ اب یہ بات سارا واقعہ نے اپنا ہیلی کاپٹر دیا ہے، کب وہ چل نہیں سکا، موسم خراب تھا ان کے بقول۔ دیکھیں، میں اس سے نا عمران بھائی بڑا سیریسلی ایک چیز کو لینا چاہتا ہوں۔ اس سارے ان دنوں کے دوران ابھی خود انہوں نے بتایا کہ 1,62,000 گاڑیاں گئیں، وہ ٹیکس دے کے گئی ہیں نا، فری تو نہیں انٹری ہے، یہاں سے شروع ہو، جہاں سے بھی ٹیکس لیں گے، اور کیپیسٹی ہے مری کی 4,000 گاڑیاں۔ اب یہ ہے انتظامیہ وہاں پہ موجود، جہاں 4,000 گاڑیاں جا سکتی ہیں اس شہر میں 1,62,000 گاڑیاں ٹیکس دے کے چلی گئیں، اور حکومت نے ٹیکس کولیکٹ کر لیا، لیکن ان 1,62,000 جانے والی گاڑیوں کا جو ٹیکس ہے وہ ان کے اوپر نہیں لگا، اتنا بھی نہیں لگا کہ دیکھیں آفت تو آتی ہے، طوفان بھی آ جاتا ہے، سیلاب بھی آتے ہیں، لیکن ایک آپ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا نظام ہوتا ہے، اور یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی مسئلہ پیدا، یہ تو نہیں نا کہ جی طوفان آ گیا میں کیا کروں، میں تو بیٹھا ہوں نا، میرے بنی گالا میں تو طوفان نہیں نہ آیا۔ ہاں، اگر چترال میں میری سسٹر پھنسی ہوتی تو پھر میں سول بھی سارے ریسکیو کے لیے ادارے انوالو کر لیتا، اور آرمی کے بھی کر لیتا، اور آپ نے دیکھا۔ میں کہتا ہوں کہ خدا را بے حسی سے نکلے۔ وہ وزیر اعظم بننے کا امیدوار جو کہتا تھا کشتی ڈوبے اور فرات کے کنارے کتا پیاس سے مر جائے تو حکمران ذمہ دار ہوتا ہے، کس نے استعفیٰ دیا ہے؟ کون استعفیٰ دے گا؟ ایک مذاق کی صورت میں بزدار جیسا شخص اتنے بڑے واقعے کے اوپر بھی اتنی توفیق نہیں کہ 4 فکرے ہمدردی کے پنجاب کے عوام اور پاکستان کے عوام سے آ کے بول سکے، اور ہمارا وزیر اعظم
किससे सुनाता था? टीपू सुल्तान के, जब मौका आता है टीपू सुल्तान। आप इस्तीफे कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया इस मामले पर। देखिए हम क्या करें, हम तो इनसे मुतालबात कर कर, अब तो हमारा तो मुतालबा ही है ये हुकूमत घर जाए। अब रोज रोज इस्तीफे के मुतालबे से दस्तबरदार तो नहीं हो गए आप? नहीं, मेरी बात सुने, हम तो इसी मुतालबे पे हैं कि इस हुकूमत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, अवाम के हालात बुरे हैं, अब मईशत का रोना रोए। इधर मैंने देखिए गुड गवर्नेंस, इमरान भाई गुड गवर्नेंस। आपने इमरान खान का इस्तीफा लेना था, आप तो अपने इस्तीफों से भी दस्तबरदार हो गए। मेरी बात सुने, हमने मेरी बात तो सुने, मैंने इतनी देर सुना है 25 मिनट लोगों को, जी। मुझे 2-3 मिनट। देखिए हमने इमरान खान का इस्तीफा लेना है, हमने इस्तीफा देना नहीं। जिसने इस्तीफा लेना उसने देना तो नहीं, और हम इस्तीफा लेंगे। लेकिन इतनी बात है कि इतने ये जो 3.5 साल के तसलसल के अंदर जो सानेहात हुए हैं, और उसके ऊपर अगर ना वजीर आजम बोले, ना वजीर आला बोले, और कोई जिम्मेदार ठहराया ना जाए, और जुडिशल इंक्वायरी ये नहीं होनी चाहिए कि केसी के ऊपर आप फेंक दें या डीसी के ऊपर बात फेंक दें। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को अपनी बात का लिहाज रखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अगर ये भी कहा था ना कि किश्ती डूबने पे इस्तीफा है, तो दिखाए ना इस्तीफा। खैर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने भी यही कहा था कि ये जो इस्तीफों का मामला है ये एक एटम बम की तरह है, इसको बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा नहीं देना। इमरान खान साहब मगरबी ममालिक की मिसालें देते रहे और इस्तीफों की बात करते रहे, आला इखलाकी इक़दार की बात करते रहे, लेकिन अभी तक कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। इसी पर जमशेद इकबाल चीमा साहब से हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सानेहा मरी के हवाले से तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। तो चीमा साहब, अभी आपने भी तहकीकात की बात की थी, तो ये बताइए कि इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है? आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इंक्वायरी करने वाले कौन हैं? मैंने कमेटी बनाई है ना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है उसके तहत, और बाकी मतलब एग्जैक्टली सच्ची बात है, मुझे लेटेस्ट में पढ़ा नहीं, बिज़ी रहा हूँ आज, तो लेटेस्ट में पढ़ के इसमें बाकी कौन लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी वाले तो बन गए थे। शिवा साहब, वैसे आपसे काफ़ी मुलाकातें रही हैं, लेकिन कभी आपने ये कहा नहीं कि मेरे ख्याल में ये है, अगर अपोजिशन होती तो आप बड़े वसूख से कुछ चीज़ें तैयार करके आते हैं। आज तो हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि कुछ लोगों को बताए तो सही कि इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है, कौन लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने कमेटी का नाम नहीं पढ़ा, मैंने इंक्वायरी का मुझे ये पता है कि इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का मैंने नाम पढ़ा, ठीक है। बाकी या उनके साथ दो या लोग और थे, पता नहीं। सियासतदानों में कौन है मुझे इसका नहीं पता, सच्ची बात है। तो या कोई इसके अलावा कोई उसके बाद भी कोई है कि नहीं, लेकिन ये कल की रिपोर्ट है कि इंक्वायरी कमेटी की। अच्छा, जो इनिशियल इंक्वायरी इंक्वायरी वही लोग कर रहे हैं, वही ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं जिन पे जिम्मेदारी आयद होती थी। तो क्या आप समझते हैं कि जिन पे जिम्मेदारी आयद होती थी तमाम तर हालात को कंट्रोल करने की, वो खुद ही अपने खिलाफ इंक्वायरी करेंगे और तहकीकात भी शफाफ होंगी, वही इदारे करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये इस बात आपकी बात में वज़न है, आपकी बात में वज़न है। ऐसा नहीं है कि इसमें यू कैन से कि इसमें अगर कहीं भी फील होता है, या आप कह लें कि शायद अभी भी कि इसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी कमेटी बने, मतलब उन्होंने इनिशियल इंक्वायरी की बात की थी, इनिशियल इंक्वायरी का जिक्र हुआ था। अब यही फाइनल है, फाइनल होगी या इसके ऊपर कमेटी बनेगी, मुझे पता नहीं है। मैं मतलब आप कह लें कि डेफिनेटली अगला काम यहाँ से उठ के पहला कि यही करूँगा, पता करूँ कि ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है, और मैं जिम्मेदारी से करूँ। मैं कोई लूज़ बाल ना खेलूँ या कोई लूज़ बात ना करूं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अली गोहर बलोच साहब, इंक्वायरी होगी, आपके दौर में जो इंक्वायरीज होती थी वो तो शफाफ नहीं होती थी, तो आपको कुछ एतमाद है कि इस दफ़ा जो इंक्वायरी होगी वो शफाफ होगी और जिम्मेदारों को सजा भी मिल सकेगी? देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन ने आज बड़ा क्लियर अपनी असम्बली में तकरीर में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। पूरे पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। ये तो इनकी आप इंक्वायरी टीम के, आपने देखा कि जो जहांगीर तरीन वाला केस था उसमें इन्होंने इंक्वायरी के लिए, जब इमरान नियाज़ी साहब ने देखा कि जहांगीर तरीन साहब ने इनका सिक्योरिटी टाइट कर दिया है, तो फिर उसको NRO देने के लिए एक सेनेटर को ड्यूटी लगाई कि यार तुम चेक करो यार इसके क्या मामलात हैं, और FIA ने जाके अदालत में बयान दे दिए कि हमें जहांगीर तरीन साहब मतलूब नहीं है और हमें उनसे कुछ सफाई नहीं लेनी। एक तरफ JITs बनती थी मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और वो व्हाट्सएप पर बना करती थी, वहाँ उसमें MI के लोग शामिल होते थे। सुप्रीम कोर्ट की सुपरवाइजरी में वो मतलब एक कमेटी काम करती थी और उसमें जजेस डाले जाते थे। हमारा ये मुतालबा है, बल्कि ये हमारा नहीं पूरी कौम का ये मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए।
इस सानिया के, और इसके जिम्मेदार नंबर 1 जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, इनके वज़रा हैं, जो सियाहत की इनकी वजारतें हैं वो सिर्फ सैरो सियाहत करते हैं या कोई काम भी करते हैं, ये खुद हैं। अब आप देख लें कि इन्होंने बलि चढ़ाने के लिए 1-2 ऑफिसर्स को या ट्रांसफर कर देंगे या वक्ती तौर पर सस्पेंड कर देंगे। मतलब ये है कि यही कातिल, यही मुनसिफ, यही इन्हीं की इंक्वायरी, यही कत्ल करने वाले भी ये, और इंक्वायरीज करने वाले भी ये, और फैसला सुनाने वाले भी आप ये। ये कह रहे हैं कि इस वाक़े का, इस साने का जिम्मेदार वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला हैं, आला ओहदेदार हैं, वज़रा हैं। जब मॉडल टाउन का सानिया हुआ था तब भी आप यही ऑर्डर रखते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह उसके जिम्मेदार थे? बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया। उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, अदालतों में मामला तय हुए थे। शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आपको पता है कि FIR भी एक चाक की गई थी उस सानिया की, और हमने अदालतों में जाकर उस चीज को फेस किया था, जजेस ने उसके फैसले किए थे। ये नहीं था कि फलां सेनेटर को बना दे इंक्वायरी का इंचार्ज, फलां जो है मतलब है कि वो ब्यूरोक्रेट को बना दे। हमने उन चीजों को फेस किया हुआ है। तो अली साहब, तो उन मरने वालों को इंसाफ मिला फिर? कि घबराना नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना, ये मरने वालों को इंसाफ मिला था, घबराना नहीं। आज ये क्यों घबराता है खुद, आज इसकी टांगे क्यों कांपती हैं, अब इनके दिल की धड़कनें क्यों तेज होती हैं जब जिम्मेदारियां इनके ऊपर आयद होती हैं, जब उंगलियां पूरे पाकिस्तान की आवाम की इनकी तरफ उठती हैं। ये अच्छी मईशत की बातें करने वाले आज इनसे पूछे ना कि वहां पर तो उबले हुए अंडे भी 300, 400 रुपए में मिल रहे हैं, वहां पर एक चाय का कप भी 500 रुपए में मिल रहा है, और वो मशीनरी किधर गई? जो शहबाज शरीफ साहब ने बर्फ हटाने वाली मशीनरी है, वो जो अरबों रुपए की लागत से ली थी, वो उसमें तो तेल भी नहीं है, वो उसमें तो आपने तेल पेट्रोल तक नहीं डलवाया कि वो वहां से बर्फ हटा सके। आप किस जिम्मेदारी के तयन की बात करते हैं जनाब? इसका फैसला जुडिशियल कमीशन, हमने कहा है, हमने मेरिट जुडिशियल कमीशन, आपका कहना है जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं। जुडिशियल कमीशन जो फैसला करेगा, हम बासियत ऑपोजिशन उसको कबूल करेंगे। आपका पॉइंट आ गया। क्यों है आमिर हसन साहब, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी किस पे? नीचे ऑफिसर से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके ऊपर वजीर आजम तक के, और इसका तयन जुडिशियल कमीशन ही कर सकता है। देखिए जिम्मेदारी कैसे किसी पर डाली जाएगी, मैं इधर बैठ के तो नहीं डाल सकता, ना आप डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ इमरान खान साहब कहा करते थे कि हुक्मरान जो होता है वो जिम्मेदार होता है, और होता भी है, उन्हें करना चाहिए। मैं समझता हूँ जुडिशियल इंक्वायरी की फौरी की तो किसी को मांग भी नहीं करनी चाहिए थी, हमें कहना भी नहीं चाहिए था। देखिए ना कितनी बेहिसी है कि वजीर आजम 2 लाइनों की ट्वीट के अंदर 30 लोगों का इस तरह जालिमाना तरीके से रियासत बेहिस हो जाए, हुक्मरान बेहिस हो जाए, और 2-3 फिक्रों का एक ट्वीट कर देना। हर वक्त क्या ट्वीट से मसले हल होते हैं? आपको ग्राउंड पे कब आएंगे? अब कब अपने आप को बताएंगे कि हम आवाम के हुक्मरान हैं, आवाम को जवाबदेह है, आवाम को अगर कोई मसला होगा? आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं चला। प्राइम मिनिस्टर ने वज़ीर आला को अहकामात जारी किए कि आप पहुंचे मरी, वज़ीर आला साहब तो तंजीमी इजलास में बैठे हुए थे, उनको तो पता ही नहीं था। हम फिर ठीक कहते हैं ना कि कठपुतली वजीर आला है। एक कठपुतली को कहीं से कोई ऑर्डर करता है तो वो पहुंचता है, दूसरी कठपुतली को कोई ऑर्डर करता है तो वो पहुंचता है। इस तरह नहीं चलते, ना मरकजी हुकूमतें चलती हैं ना ये चलेंगे। ये जो हमें ये प्लस बैठे हुए हैं ना, पता नहीं किस में प्लस हैं, वो मरकज में है या सूबों में है, उसका बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए मैं समझता हूं कि इस सानिए को अगर फिर एक दफा इस पे वही करना है, मिट्टी डालनी है, पुरानी बातें सुनानी है, हमारी मुझे तो मौका नहीं मिलता बात का, हमारी कैपेसिटी नहीं है, फलां हुकूमत ने ये किया, इसके अंदर ना दबाएं। एक दफा तो कम से कम अपनी किसी बात का पास करें, रिजाइन करें, और फिर इस चीज को माने कि आपने लोगों को ये काम हो सकता था। अगर इन्हें इत्तला आ गई थी कि आप मरी ना आए, यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो इनकी जान भी कीमती है, अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिज़्र दे, लेकिन एक आम आदमी की भी जान, उन्हें भी ये फोन कर देते, ठीक है, हुकूमत इत्तला कर देती कि आप ना आए, और जो उधर मौजूद थे उनकी सरपरस्ती करती, उन्हें मरने के लिए सड़कों पे ना छोड़ देते। यहाँ 23 कीमती लोगों की जाने गई, एक जान भी बहुत कीमती है। और मैं बताता हूँ आपको कि शाहजेब कत्ल केस जो कि कराची में हुआ, और मुजरिम जो उसका था शाहरुख जतोई,
اس کو اسپتال پر سب جیل بھجوایا گیا، لیکن وہ اسپتال کیسے پہنچا؟ یہ اس شخص کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ماہ سے یہ شخص نجی اسپتال میں رہ رہا تھا۔ شاہ رخ جتوئی کراچی میں قمر الاسلام اسپتال کی بالائی منزل پر رہ رہا تھا۔ قمر الاسلام اسپتال شاہ رخ جتوئی کے خاندان نے کرائے پر حاصل کر رکھا تھا، جہاں شاہ رخ جتوئی سزا یافتہ مجرم ہونے کے باوجود ایک قیدی کی بجائے ایک عام انسان والی زندگی گزار رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ داخلہ سندھ کے حکم پر جیل سے نجی اسپتال اسے منتقل کیا گیا تھا۔ یہ قتل کا مجرم ہے جی شاہ رخ جتوئی۔ میڈیا نے توجہ دلائی، یہ وڈیرے کا بیٹا، اور یہ پہلے پولیس کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا۔ میڈیا نے اس معاملے کو اٹھایا اور اس کے بعد اسے پکڑا گیا، لیکن جب پکڑنے کے بعد اب پتا چل رہا ہے کہ 8 ماہ تک یہ ہسپتال میں رہا۔ اس کے ریلیٹیوز نے ہسپتال کرائے پر لے رکھا تھا، وہاں پر ایک عام شخص کی زندگی گزار رہا تھا، وہاں موبائل یوز کر رہا تھا، واٹس ایپ یوز کر رہا تھا۔ آج یہ معاملہ اٹھا ہے، خبریں چلی ہیں تو یہ واپس چلے گیا، اس کو ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ اسی معاملے پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 23 جانوں، قیمتی جانوں کا ذمہ دار کون ہے، اس کا جواب تو ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک قتل جو کراچی میں ہوا، اس قتل کے مجرم کا تو ہمیں پتہ ہے، اور وہ ہے شاہ رخ جتوئی۔ تو بیرسٹر عامر حسن صاحب، اب کیا اتنا پروٹوکول مل رہا ہے وہاں پہ ایک قتل کے مجرم کو؟ عیاشی چل رہی ہے، 14 سال سے آپ کی گورنمنٹ ہے، سندھ میں یہ حالات ہو گئے ہیں؟ اچھا، میں بڑی دیر سے حیران تھا کہ مری میں حادثہ ہوا ہے، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اس میں ابھی تک سندھ حکومت کی انوالومنٹ نکلی کیوں نہیں؟ لیکن مہربانی بھلا ہو آپ کا کہ کسی نہ کسی طرح سندھ حکومت کا ایک معاملہ لے آئے، اچھی بات ہے، ہم تو ہمیشہ سے جواب دیں۔ آج یہ معاملہ اٹھا ہے، 8 مہینے سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ شخص اسپتال میں رہ رہا ہے۔ میری بات تو سنیں، یہ باتیں اب نا، یہ معاملہ جوڈیشل ہے، یہ حکومت کے اختیارات سے ماورا ہے۔ یہ وہ شاہ رخ جتوئی ہے جس کے چھاپے چیف جسٹس جا کے مارتے رہے ہیں، جس ملک میں چیف جسٹس آف پاکستان ایک مجرم کو اتنا زیادہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، جوڈیشلی نظر رکھے ہوئے ہوں، تو یہ تو ان کا معاملہ ہے نا۔ صرف ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، آپ نے کہا جوڈیشل معاملہ ہے، محکمہ داخلہ سندھ کے حکم پر جیل سے نجی اسپتال انہیں منتقل کیا گیا۔ کبھی بھی محکمہ داخلہ کی بات تو سنیں نا، یہ جو ہوتا ہے یہ جوڈیشل معاملات ہوتے ہیں، جہاں کہ عدالت سے اجازت لینا پڑتی ہے، اگر کوئی بیمار بھی ہے تو یہ تو آپ محکمہ داخلہ تو اینڈ پہ سگنری وہی ہوتا ہے، اسی کو کرنا ہے، لیکن میری سہولیات نہیں، ہم نہیں دیتے سہولیات ویسے ہی۔ غلط ہے، میری بات سنیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے، لیکن یہ تو چیز دیکھیں گے نا عدالتیں۔ نہیں بھائی، عدالتوں، ارے جدھر آپ وزیر اعلیٰ سے لے کے اور ہمارے سارے وزیر کٹہرے میں جدھر کھڑے ہوئے ہیں، اور تو کسی حکومت کا کوئی وزیر کٹہرے میں نہیں کھڑا، ہم صدر تھے کٹہرے میں، ہم وزیر اعظم تھے کٹہرے میں، ہم وزیر اعلیٰ ہیں کٹہرے میں، ہم وزیر ہیں کٹہرے میں، اور انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ بات ہو رہی ہے مری کے 23 لوگوں کی، بیچ میں شاہ رخ جتوئی نکل آیا۔ بات ہو رہی ہے پنجاب کی نااہلی علی کی، بیچ میں مراد علی شاہ نکل آیا۔ جب بھی بات ہوگی، آج اگر آپ شاہ زیب کے قاتلوں کو سزا میں نے نہیں دینی، سندھ حکومت نے نہیں دینی، اس چیف جسٹس نے دینی ہے جو جیلوں تک پہنچ گیا تھا، اس کا کام ہے وہ دے۔ لیکن میری بات سنیں، لیکن آج نہیں۔ عمران بھائی، خدا کے لیے میری ریکویسٹ ہے، ونس فار آل، آپ ایک دفعہ سندھ حکومت کا ہمارا میری بات تو پوری سن لیں، ہمارا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بٹھا لیں، اور ان کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ، بلکہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور آئیں اور گرینڈ ڈیبیٹ کروا لیں، پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے نااہل ہیں اور یہ کیا ہیں۔ 5 منٹ کے اندر آپ کے آگے ایکسپوز ہو جائے گی ساری بات، لیکن خدا رہا یہ نہ کریں کہ بات مری پہ ہو رہی ہے، لیکن سندھ کو ضرور یہ معاملہ آ جایا ہے۔ اور آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں آج اس کے علاوہ تو اس طرح کیا ہوتا ہے عمران بھائی، ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری بات چلی گئی مری والی، جو آج کا ایشو ہے برننگ، 10 سال پرانا والے ایشو ساتھ ملا کے، تاکہ سندھ کو بھی کٹہرے میں رکھنا ہے۔ ہم تو کٹہرے میں آج کریں، یہ جو ابھی لوگوں کے جن کے کفن میلے نہیں ہوئے، جو ابھی دفنائے نہیں گئے، ابھی تو ان کی بات کریں۔ چیمہ صاحب، عامر صاحب نے کہا ہے سندھ حکومت تو اس کو سزا نہیں دے سکتی، یہ عدالتوں نے دینی ہے، لیکن سندھ حکومت اسے اسپتال پہنچا سکتی ہے، سہولت دے سکتی ہے، کیوں دے رہی ہے؟ دیکھیں، سندھ حکومت آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو مجرموں کی بڈی ہے، فرینکلی، وہ قبضہ گروپ ہوں، وہ آپ کہہ لیں کہ ان پہ نہری پانی چوری کرنے وڈیرے کرتے ہیں، وہاں پہ گندم 22 ارب روپے یہ خود چوری کرتے ہیں۔ آج آپ کہہ لیں کہ جہاں کہیں اسمگلنگ میں انوالو ہیں، جنگلات کی زمین پہ قبضے ان کے ہیں، وہاں پہ آپ کسی بندے کے ساتھ ظلم ہو جائے،
उसे किसी हुकूमत ने आकर नहीं छुड़ाना, उसके कबीले के कुछ लोग हों आकर छुड़ा लें उसको, या मारा जाएगा। सिंध हुकूमत तो लॉ लेसनेस को बाकायदा सपोर्ट करती है। क्या नाम है, मिर्ज़ा जो होता है जुल्फ़कार, मिर्ज़ा जुल्फ़कार के बंदों को अदालत के सामने मारा गया मास्क पहन के, ठीक है, पुलिस वालों ने मारा, ठीक। सो मैं कहता हूँ कि ये इनके बारे में बहुत ज़्यादा तबसरा करने की ज़रूरत नहीं, जितना गुस्सा करें ठीक कर रहे हैं वो, ये इस पर तबसरा ना किया करें। वो समझते हैं कि ये तुम्हारा राइट है, वहाँ पे जंगल का कानून है। लेकिन जो महज़ब गवर्नमेंट्स की बात करें, और दूसरी बात कि ये जो आप कहते हैं वो लेके आएंगे हम इजलास, क्या नाम है, लॉन्ग मार्च वगैरह, भाई कराची को कूक दे के आ जाओ, आप कोई गवर्नेंस की अच्छी मिसाल कायम करके आके हमसे भी मांग लो, डेफिनेटली हमारी तो जिम्मेदारी है। हम तो मतलब आप कह लें कि नीचे झुक के आप बात करते हैं कि जनाब हम इंप्रूवमेंट करने के लिए बने हैं, हम इंप्रूवमेंट करने के लिए आए हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए आए हैं। हमें लॉ के अलावा जो भी बात आप उससे हट के बात करेंगे हम उसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन ये बाकायदा गुस्सा करते हैं, इनसे ना पूछा करें। और जो यहाँ अली गौहर साहब बात कर रहे थे, अली गौहर साहब को बहुत सारे, सर आपके अदालतों में बहुत सारे लोग सहूलतकार बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग आपके सहूलतकार बैठे हुए हैं। मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकता, गरीब आदमी हूँ मैं, आप कह लें कमज़ोर आदमी हूँ। बहुत सारे लोग आपको अदालतों ने सहूलतकारी का, बेनज़ीर की कभी असम्बली बहाल नहीं हुई, जुनेजो की कभी बहाल नहीं हुई, भुट्टो की कभी सज़ा माफ़ नहीं हुई, आपका हर काम हो जाता है। आप तो जो मांगते हैं वो आपको मिल जाता है, जो मांगते हैं आपके लिए टेलर मेड डिसीजन है, आपके लिए टेलर मेड आपके फैसले आते हैं, आपके लिए टेलर मेड आपके क्या नाम है एफिडेविट तैयार होते हैं। सानिया साहिवाल में क्या कर लिया? सानिया साहिवाल में मैं समझते हैं इंक्वायरी हुई थी और उसके मुताबिक सजाएं भी हुई थी, डेफिनेटली उसके मुताबिक। अच्छा, सजाएं हुई हैं उसमें? डेफिनेटली हुई थी, डेफिनेटली हुई थी। इसमें अगर आप पॉइंट आउट करें तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ लेक बात को दोबारा चला जा सकता है, उसमें सजाएं हुई थी डेफिनेटली। मुझे इस वक्त क्योंकि बात काफ़ी पुरानी होगी, 3 साल पुरानी बात है। और दूसरी बात, मैंने थोड़ी कमजोर है, मैं आगे अभी पॉइंट को वाइंड अप करना है। सिर्फ अली गौहर बलोच साहब को मैं, अली गौहर साहब का टाइम होगा वापस। अली गौहर साहब से क्या हवाले, सर एक मिनट आमिर साहब, एक मिनट, अली गौहर साहब से मेरा मॉडल टाउन का मेरी तरफ से पूछ लेना कि मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, मेरी तरफ से अली गौहर साहब मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं। अली गौहर बलोच साहब, मरी के कातलों की बात की जाए, सर लास्ट मिनट है, मरी कातलों की बात की जाए या फिर शाहजेब के कातिल की बात की जाए, क्योंकि मीडिया जब बात करता है तो मीडिया बुरा बन जाता है, आप ही बता दें। मैं देखें, गुजारी ये है, टाइम भी थोड़ा है, गुजारी ये है कि चीमा साहब जो है ना, इनको तो आदत है कि हमेशा ये अगले पे ये खुद जवाब दे नहीं है। मतलब है कि ये अरबों रुपए की चीनी चोरी कर लेंगे, जवाब दे नहीं है। ये कोरोना का फंड खा जाएंगे, जवाब दे नहीं है अरबों रुपए का। ये डस्का के मुकाम पर वोट चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे, फिर भी जवाब दे नहीं है। ये अरबों खरबों रुपए के डॉलर यहूदियों के अकाउंट से लेकर और पाकिस्तान में साकिब निसार का सादिक और अमीन इमरान अहमद नियादी रंगे हाथों पकड़ा जाए, ये फिर भी जवाब दे नहीं है। ये किसी चीज़ के जवाब दे नहीं है। इनको सिर्फ ये पता है ये उस नवाज शरीफ पर तनकीद करेंगे जो अपनी एहलिया को जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़कर कानून के आगे सरेंडर किया और अपनी बेटी के साथ आकर पाबंदे सलासल हुआ। ये उस शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करेंगे जिनकी जो है मैनेजमेंट को, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिनकी मेहनत को पूरा पाकिस्तान मोतरफ है। जितने पैसे के साथ तीनों मेट्रो बनी थी, पंजाब की और इस्लामाबाद की और मुल्तान की और रावलपिंडी की, एक BRT पेशावर जो है, उन तीनों से ज्यादा उस पर लागत आई है और अभी भी वो चल नहीं रही, सिर्फ बसें उनकी जल रही हैं। ये इनकी कारकर्दगी है। इनके अस्पतालों में चले जाएं, आपको अद्वियात नहीं मिलेंगी, आपको धिक्के मिलेंगे। जो सेहत कार्ड का ड्रामा ये करते हैं, ये सेहत कार्ड की स्कीम भी मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टार्ट की थी। अली गौहर साहब, वक्त खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ, जब आप सिंध को सिंगल आउट करते हैं कि उधर जंगल का कानून है, तो इसका मतलब है कि वहां के लोग जंगली हैं और आप बड़े हैं। जहां पे चीफ जस्टिस रोज अदालत लगा के कहता है कि बिल्डिंग्स गिरा दो, मैंने कहा कि हमारा हक हर हुक्मरान कटहरे में, ये डाकू चोर हो जाए, ये बदनुमानियां कर लें, ये साने साहिवाल हो जाए, मरी हो जाए, इन्हें कोई बुलाने वाला ही नहीं है, इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारे टमाटर और समोसे के रेट पे चीफ जस्टिस सुओ मोटो लेता था, इन पे कोई सुओ मोटो नहीं लेगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आमिर अली गौहर बलोच साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।